हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन आजाद में। बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान का दूसरा दिन है। ठीक है, आज आपको दूसरे पार्ट में एक नंबरी और सब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप रात 8 बजे से लाइव भी देख सकते हैं और लाइव वीडियो जो बनाया जा रहा है वीडियो पर भी आप और आइए 8 बजे और सवालों का सामाजिक विज्ञान के सवालों का विश्लेषण करते हैं, तो कर सकते हैं 8 बजे। ठीक है, तो बच्चों आज दूसरा पाठ है इतिहास का, समाजवाद, साम्यवाद और उसकी क्रांति। इसमें आप देखिएगा। ठीक है, देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर है नए, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और जल्द मिले। ठीक है, और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। पाठ है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। रूस की क्रांति, इसके बारे में अभी आप जानिएगा। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हैं, पहले इसको देखिए से समाजवाद क्या होता है। ठीक है, समाजवाद क्या होता है इसके बारे में बच्चों आप देखिए। तो देखिए 1789 में जो हम कल बताए थे फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, तो इसको उसके बाद आपको देखना है। देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने समाज और अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना से संबद्ध नई विचारधारा को जन्म दिया। ठीक है, सामंती व्यवस्था और चर्च के आधिपत्य को शांत कर उसने स्वतंत्रता और समानता की भावना पर बल दिया। तो सामाजिक बदलाव से संबंध विभिन्न विचारधाराओं का उदय हुआ। इनमें उदारवादी तथा रैडिकल, रूढ़िवादी या प्रतिक्रियावादी, अतिवादी, समाजवादी तथा समाजवादी प्रमुख थे। उदारवादी व्यक्ति स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता के हिमायती थे। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता के हिमायती थे। ठीक है, वे निरंकुश वंशानुगत शासन के विरोधी भी थे। अतिवादी विशेषाधिकार और संपत्ति के केंद्रीकरण के व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। देखिए विरोधी थे प्रतिक्रियावादी, पुरातन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। वे उदारवादियों और अतिवादियों की नीतियों के विरोधी थे। समाजवादी और साम्यवादियों की सोच इनसे अलग थी। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुए सामाजिक आर्थिक बदलाव के आधार पर वे समाज और अर्थव्यवस्था की पुनः स्थापना करना चाहते थे। इसमें आप देखें एक टॉपिक है ये औद्योगिकरण। ठीक है, देखिए जब औद्योगिकरण लागू हुआ था ना, इसमें आप पढ़िएगा, जब औद्योगिकरण लागू हुआ तब भी बड़ा आंदोलन हुआ था, क्योंकि औद्योगिकरण आ जाने से हाथों का काम चला गया था। ठीक है, जो लघु उद्योग था ना वो खत्म हो गया और अब तो और खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें भी आप देखिएगा आती है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल जो आती है तो देख लीजिए। से समाजवाद का शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया था? समाजवाद जो शब्द है इसका पहली बार प्रयोग याद रखिएगा 1827 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1827 ईस्वी में समाजवाद का प्रयोग किया गया था पहली बार। ठीक है, उसके बाद बच्चों याद रखिएगा से समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो याद रखिएगा समाजवादी दर्शन जो होता है वह आर्थिक समानता पर बल देता है। क्या कथी पर देता है? आर्थिक समानता। आर्थिक समानता पर वो क्या करता है? बल देता है। बल देता है, याद रखिएगा, आर्थिक समानता पर बल देता है कौन? तो समाजवादी दर्शन।
एक और सवाल आता है, बहुत बहुत वीवीआई सवाल है, से कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। और याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। कहाँ? जर्मनी में। आती है से रूस में कृषि किस वर्ष समाप्त हुआ था? याद रखिएगा, यही सवाल 2017 में आया था। ठीक है, ये सवाल कब आया था? 2017 में आया था। से रूस में कृषि किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 1861 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ये सवाल वीवीआई सवाल है, याद रखिएगा, और 2017 के एग्जाम में ये पूछा गया था। से रूस में कृषि किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 1861 ईस्वी में रूस में कृषि समाप्त हुआ था। और सवाल है, से कल बताए थे जब ऑब्जेक्टिव में जब ऑप्शन में दिया गया था तो वहां से हम बताए थे, से रूस में जार किसे कहा जाता है? तो रूस में याद रखिएगा जार रूसी सम्राट को कहा जाता है। रूसी सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस में जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस में जार कहा जाता है। किसको? रूसी सम्राट को। एक और 9th क्लास में पढ़े होइएगा, ठीक है, से 9th क्लास में आप पढ़े होइएगा राम कुमार शर्मा जी जो लिखे हुए थे टॉल्स्टॉय के घर में, तो वहां से एक वही युद्ध और शांति के बारे में पढ़े हुए हैं। तो याद रखिएगा युद्ध और शांति के लेखक कौन है? युद्ध और शांति के लेखक क्या है? कौन है? टॉल्स्टॉय। क्या है? टॉल्स्टॉय। याद रखिएगा टॉल्स्टॉय, याद रखिएगा युद्ध और शांति के क्या है? लेखक है। याद रखिएगा टॉल्स्टॉय युद्ध और शांति का लेखक है। अब देखिए लाल, इसी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव है, से लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था बच्चों? अगर आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में से जवाब दे सकते हैं। तो याद रखिएगा लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। याद रखिएगा गैरीबाल्डी ने किया था। अभी आप जानिएगा गैरीबाल्डी के बारे में, पहले एक कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, कोल खोज योजना आरंभ कब की गई थी? ठीक है, और किसने किया था? तो याद रखिएगा कोल खोज योजना जो आरंभ किया गया था स्टालिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्टालिन के द्वारा कोल खोज योजना का शुरुआत किया गया था। क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। उसके बाद देखिए नई आर्थिक नीति नेप की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, जो नई आर्थिक नीति जो नेप होता है वह कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा बच्चों 1921 में नेप लागू हुआ था। 1921 में याद रखिएगा नेप क्या हुआ था? लागू हुआ था। कब हुआ था? 1921 में याद रखिएगा नेप लागू हुआ था। आती है दास कैपिटल की रचना किस वर्ष हुई थी? दास कैपिटल की रचना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा बच्चों दास कैपिटल की रचना याद रखिएगा 1867 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, दास कैपिटल की रचना। बच्चों इस चैप्टर में एक और सवाल है, से माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो मैक्सिम गोर्की थे। ठीक है, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? मैक्सिम गोर्की थे। याद रखिएगा ये इस सवाल जो चैप्टर का जो वीवीआई सवाल था ऑब्जेक्टिव में हम बताने का प्रयास किए हैं। तो बताए थे सो गैरीबाल्डी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, गैरीबाल्डी के बारे में बच्चों आपको जानना है। से गैरीबाल्डी कौन थे, उनका क्या काम किए। ठीक है, तो ये जानिए आप लोग से गैरीबाल्डी के बारे में जानिए। आप लोग गैरीबाल्डी के बारे में आप लोग जानिए गैरीबाल्डी कौन थे। तो याद रखिएगा बच्चों, देखिए गैरीबाल्डी के बारे में याद रखिएगा। गैरीबाल्डी याद रखिएगा। ठीक है, गैरीबाल्डी जो थे एक नाविक थे। ठीक है, कहाँ के? तो याद रखिएगा गैरीबाल्डी एक नाविक थे
जो इटली के थे, याद रखिएगा। अब देखिए उसने क्या कि इसलिए उनको इटली का तलवार कहा जाता है, याद रखिएगा। इटली का तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को कहा जाता है। अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं से लाल कुर्ती वाले का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। गैरीबाल्डी के बारे में अभी आप समझिए। देखिए आपके सामने सवाल दो तरीका से आ सकता है। पहला ऐसे है, गैरीबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी? या ये सवाल ऐसे आ सकता है, गैरीबाल्डी कैरो की चर्चा करें। ठीक है, ये सवाल याद रखिएगा 2014-2016, ठीक है, 2014-2016 में ये सवाल आया था से गैरीबाल्डी कौन है, कौन थे, या इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी की क्या भूमिका है, या गैरीबाल्डी, ठीक है, से गैरीबाल्डी के कार्यों का विवेचना करें। तो समझिए इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी के तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवाओं की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहाँ, ठीक है, क्या है यहाँ पर दिया, गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता, परंतु काबूल ने इसकी अनुमति नहीं दी। देखिए आप लोग, जो गैरीबाल्डी थे ना, पेशे से एक नाविक थे, याद रखिएगा। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। यहाँ पर आपका डाउट क्लियर होगा कि बहुत स्टूडेंट का सवाल, सर जी उस किताब में तो हम रटते हैं गैरीबाल्डी पेशे से एक किसान थे। गलती है, याद रखिएगा, किसान नहीं। अभी आप जानिएगा से गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक थे, याद रखिएगा। अभी आप जानिएगा, अभी जानिएगा, अभी, ठीक है। देखिए गैरीबाल्डी, याद रखिएगा, पेशे से एक नाविक थे। इटली के जो आधा जो काम बाकी था एकीकरण एकता का जो काम, वो गैरीबाल्डी के तलवारों ने किया। वह युद्ध की नीति में क्या करता था? विश्वास करता था। युद्ध लड़ेंगे, तलवारों के दम पर जितना चाहते थे। इसीलिए कहा जाता है कि गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है, ठीक है। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को कहा जाता है। वह तलवारों के दम पर इटली का एकीकरण करना चाहता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ पता है? बाद में उनको सब लोगों ने समझाया ऐसा नहीं, आराम से काम कीजिए, एकीकरण तो हो जाएगा, ठीक है। तो और वह युद्ध की नीति, युद्ध के जो युद्ध का नियम होता है, उस युद्ध में वो विश्वास करते थे। कौन करते थे? गैरीबाल्डी करते थे। गैरीबाल्डी युद्ध की नीति में क्या करते थे? विश्वास करते थे। जब ये जाकर वो पोप के जो राजा, जो वहाँ था राज था, जो पोप एक राजा था, और उस जो उसका शासन व्यवस्था था, उस पर भी आक्रमण करना चाहते थे, ठीक है, उस पर भी आक्रमण करना चाहते थे। लेकिन क्या किया? काबूल ने इनकी अनुमति नहीं दी, ठीक है। काबूल क्या थे पता है ना? काबूल, याद रखिएगा, बेक्टो एमोनिया के काबूल जो प्रधानमंत्री थे, वो वाली बात अभी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए काबूल ने उनको अनुमति नहीं दी, ठीक है। अब जब एकीकरण पूरा हुआ तब गैरीबाल्डी साधारण सी, ठीक है, उस समय बेक्टो एमोनिया ने गैरीबाल्डी को कहते आप आइए मंत्री के पद पर आइए। तो उसने कहा नहीं, हम साधारण जिंदगी व्यतीत करेंगे। क्या करेंगे? साधारण जिंदगी व्यतीत करेंगे, किसान की भांति। जिस तरह एक किसान अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं, उसी तरह हम एक साधारण जिंदगी व्यतीत करेंगे। और उसने किसान की जिंदगी थे कथी? नाविक, अब बने कथी? किसान। तो याद रखिएगा, एक नंबरी में आता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? ऑप्शन ए में रहेगा नाविक, ऑप्शन बी में रहेगा किसान, और ऑप्शन सी में रहेगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन नाविक मारिएगा। पेशे से क्या थे? नाविक थे, याद रखिएगा। तो आप लोग के आशा है पूरा समझ में आया होगा। तो गैरीबाल्डी याद रखिएगा 2016 में सवाल आया था। अब ये सवाल बहुत ही VVI बन रही है। कब के लिए? 2023 के लिए। याद रखिएगा, ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2023 के लिए। अगला सवाल है, विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? आपको देखिए बिस्मार्क के बारे में भी आपको समझ में आएगा। सो देखिए पहले विलियम प्रथम के बारे में, क्योंकि विलियम प्रथम से जब तक
मेल नहीं खाएगा, ठीक है, तब तक इधर एकीकरण नहीं होगा। समझिए, देखिए, विलियम प्रथम प्रासा के नेतृत्व में शक्ति के बल पर जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण रक्त और लौह की नीति से ही संभव है। उसकी इस नीति के विलियम प्रथम से संपर्क हुए और सहयोग मिला। अगर ऐसा नहीं होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं था। तो मेल किए, ठीक है, क्योंकि बिस्मार्क चाहते थे कथी से जर्मनी का एकीकरण तभी होगा जब रक्त और लौह की नीति चलेगी, ठीक है, जब क्या चलेगी, रक्त और लौह, ठीक है, रक्त और लौह की याद रखिएगा क्या चलेगी, नीति चलेगी। तब जाके किसके अनुसार, बिस्मार्क के अनुसार, किसके अनुसार, बिस्मार्क के अनुसार, किसके, बिस्मार्क के अनुसार। याद रखिए बच्चों, आपको एक नंबरी रटने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखकर एग्जाम में बैठिए, क्लियर है आपका पूरा सवाल, ठीक है। वीडियो के देखिए और एग्जाम में बैठिए, आपका पूरा सवाल चैप्टर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी, बिस्मार्क ने अपनाई थी। क्लियर, किसने, बिस्मार्क ने अपनाई थी। किसने, बिस्मार्क, याद रखिएगा। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी, बिस्मार्क ने अपनाई थी। अब देखिए सवाल आती है, से बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें या जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, अथवा बिस्मार्क की उपलब्धियों की विवेचना करें। देखिए, मेटरनिख के बारे में कल हम बताए थे, आज बताए हैं गैरिबाल्डी के बारे में, और अभी बताने जा रहे हैं क्या जी, बिस्मार्क के बारे में। ये तीनों सवाल VVI सवाल है, याद रखिएगा, जो 2023 में आएगा ही आएगा, याद रखिएगा, क्या है, अरे करेगा। चलिए देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वह रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहा था। 1862 में बिस्मार्क प्रूसिया का चांसलर बना। चांसलर के रूप में सर्वप्रथम उसने प्रूसिया की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। वह रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता होता। उसने डेनमार्क 1864 में, ऑस्ट्रिया 1866, सेडेवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 सीडान का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। सभी को हराकर जर्मनी का एकीकरण किए। कौन, तो बिस्मार्क ने, याद रखिएगा, रक्त की नीति अपनाकर। तो बच्चों ये सवाल था इस चैप्टर का, ठीक है। और भी आई सवालें जो होगी तो आपको हम एग्जाम से पहले, ठीक है, ये सब आपको देंगे, ना देंगे और बता किस प्रकार से ये सवाल आपके एग्जाम में रहने वाली है। फिलहाल आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए, कंटिन्यू चैनल में वीडियो अपलोड हो रही है। आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा अच्छा से देखिए और शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर करते चलिए। आप लोग के ही सहयोग से वीडियो बन रहा है। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, तो सर इस टाइप की वीडियो हमको दीजिए। अगर कोई भी कॉलेज के एडमिशन में संबंधित हो, प्रैक्टिकल के संबंधित हो, रजिस्ट्रेशन कार्ड के संबंधित हो, कोई भी एजुकेशन से संबंधित कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर हमको इस टॉपिक पर ये चीज़ से संबंधित वीडियो चाहिए। आपको आपका कमेंट पढ़ा जाता है, ठीक है, पूरा कमेंट आप लोगों का पढ़ा जाता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग कमेंट का जवाब आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा विश्वास है। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।